बोला स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं और हम सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे सुनेंगे और देखेंगे, उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकर सर के ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग आज इस संबंध में चर्चा करेंगे कि जो ट्राई ओरिजिन का सिद्धांत है वो क्या है, और जो हम लोग एक्यूप्रेशर आयुर्वेदिक में हम स्पेशली हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हो गई हैं,
समवाय फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में मेरिडियंस की चर्चा करते हैं, हम लोग वर्टिकल मेरिडियंस की चर्चा करते हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की चर्चा करते हैं, और हम लोग स्पाइरल मेरिडियन की चर्चा करते हैं। इसका जो मूल सोर्स है वो कहाँ से है? जैसे हम लोग कहते हैं कि आयुर्वेद का मूल स्रोत जो है अथर्ववेद में है, तो आयुर्वेद को जो अथर्ववेद है उसका उपवेद कहा जाता है। तो इसी प्रकार जो हमारा मेरिडियन सिस्टम है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का, इसका सोर्स कहां पर है? इसका सोर्स है ट्राई ओरिजिन थ्योरी। वही नहीं है, इसका सोर्स है हमारा वो सिद्धांत जो हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में मानते हैं। अब देखिए, तो एक श्लोक से मैं शुरुआत कर रहा हूं कि रजो जुषे जन्मनि सत्तवृत्तये स्थितौ प्रजानाम प्रलये तमः स्पृशै अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे अत्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः। इसका अर्थ ये है कि रज क्या है? जो सृष्टि करती है, रज से सृष्टि है, तम से विनाश है, और सत्व से स्थिति है, यानी आपको मेंटेनेंस की पावर है। तो रज, सत्व और तम तीनों गुणों, और इनके अलावा एक और है परब्रह्म, परमात्मा। तो ये जो जिस रूप में स्थित है, जो कौन सा रूप है अगर हम उसको कहें तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश है और परब्रह्म। इन सबको संयुक्त रूप से, यानी परब्रह्म ने जो अपने को 3 रूपों में प्रकट किया है, ऐसे परब्रह्म को ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति के साथ साथ हम प्रणाम करते हैं। यहां से यह सूत्र है ओरिजिन सूत्र। और अब हम प्रोफेसर पार्कजीवो की उस सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं जिसको हम लोगों ने कहा कि ट्राई ओरिजिन थ्योरी है, और प्रोफेसर पार्क ने उसको कहा कि ये हमारी फंडामेंटल थ्योरी है, यानी पहली फंडामेंटल थ्योरी ऑफ कॉस्मोस की पहली थ्योरी है। तो अब हम लोग उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोग इसके पहले भी इस क्लास में चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग उसको फिर से ये जानने के लिए कि वर्चुअली थ्योरी जो है शेयर हो रहा है ना? ठीक, शेयर हो रहा है शायद, ये मुझे लगता है पब्लिक शेयर हो रहा है। नीतू जैन मैडम का स्वागत है, हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, हमारी फैकल्टी भी है, पब्लिशिंग भी हमारी फैकल्टी है। ये सारे सभी लोगों का स्वागत है। शेयर हो रहा है? शेयर हो रहा है, बता दीजिए वैसे इतना हो रहा है सर। ठीक। तो 1975 1975 मतलब लगभग उसी के आसपास की बात है। तभी देखिए हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या है कि अगर आप मानिए तो ये भी प्रोसेस समझ लीजिए, 600 ईसा पूर्व के पहले आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर आयुर्वेद का सृजन हो चुका था। 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व के पहले ही हो चुका था। भरद्वाज ऋषि जब आए थे तब हो चुका था। ये काल बुद्धिज्म के आसपास का काल है। ये जो टाइम पीरियड है वो बुद्धिज्म के आसपास, बुद्धिज्म उसमें फ्लरिश कर रहा था। चाइनीज का जो लिटरेचर आया हुआ है वो 300 ईसा पूर्व के आसपास की स्थिति है, 300 ईसा पूर्व के आसपास। और 450 ईसा पूर्व के आसपास वर्ल्ड में, यूनान में इस तरह का सिद्धांत की चर्चा हुई थी। तो तीनों कालखंड देख लीजिए, 400-500 ईसा पूर्व के पहले आपका जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ, 300 ईसा पूर्व के आसपास चाइनीज में हुआ, और 600 के पहले हमारे यहाँ 600 के पहले 500-600 के आसपास बुद्धिज्म का पीरियड है। वो जैनिज्म का पीरियड भी माना जा सकता है क्योंकि जैन धर्म भी उसी के आसपास फ्लरिश कर रहा था। तो ये बुद्धिज्म और जैनिज्म एक साथ डेवलप हुआ।
तो इस समय काल में हमारे यहाँ ये कंसेप्ट आ चुका था। तो ये जो श्लोक, ये सब श्लोक हैं, ये सब उसी के आधार पर हैं जो पुराने हैं, 600 ईसा पूर्व के आसपास की स्थिति है। तो अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये सब चल रहा था। और जब चाइनीज सिस्टम आया तो चाइनीज सिस्टम ने इसको पहले फ्लरिश किया और कहा, एक एक्यूप्रेशर का एक नाम दिया कि ये एक्यूप्रेशर के रूप में है, और वो उसको प्रेशर के पॉइंट्स पर उन्होंने डेवलप किया। 300 ईसा पूर्व के पहले भी हो रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लिटरेचर जो आया वो उनका जो येलो एम्परर आई वो 300 ईसा पूर्व के आसपास आई। फिर इसके बाद जो ये चलता रहा और उसमें सारे शरीर पर पूरे पॉइंट्स पर खोजे गए थे, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ कि यह आवश्यकता महसूस की गई कि बहुत सी चीजें हैं जहां पर कि हम इसको नहीं पॉइंट्स लगा सकते, या पॉइंट्स लगाने में हमारी परेशानियां हैं। उनको देखते हुए फिर 1943 के आसपास, 1940 के आसपास जो है ये डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा था। 1940 के आसपास एक थ्योरी आई, डॉक्टर वॉल्स थ्योरी। तो डॉक्टर वॉल ने कहा उन मेरिडियंस की चर्चा जो ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम ने कहा था, उन ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम के अलावा कुछ अपने मेरिडियंस की खोज किया। हमारे बीच में कई लोग, हेमंत सिंह जो जुड़ चुके हैं, हमारे जो आश्रम व्यवस्था है उस पर, आश्रम में जो ट्रीटमेंट होता है उसमें भी उनका सक्रिय सहयोग है, वो उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा मौर्य जी सीनियर थेरेपिस्ट उपस्थित हो गई हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा मैडम जो सीनियर थेरेपिस्ट है वो उपस्थित हो गई। हमारे रुक्मिणी शर्मा जो समवाय फाउंडेशन की फैकल्टी भी है, उनका भी स्वागत है। पुष्पा मौर्य जी का स्वागत है, रीता गांधी जी का स्वागत है, रुक्मिणी शर्मा जी का स्वागत है, नीतू जैन जी का स्वागत है, नीतू जैन मैडम का, हेमंत सिंह का स्वागत है, बबली सिंह जी का स्वागत है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है हमारी और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। अनिल शर्मा मैडम का भी स्वागत है। तो हम लोग सीनियर थेरेपिस्ट हैं ये सब, तो हम लोग इन सब का स्वागत कर रहे हैं। अब हम लोग पूरा प्रोसेस बता रहे थे कि जब 1940 के आसपास डॉक्टर वॉल की थ्योरी आई, और डॉक्टर वॉल ने एक, जो डॉक्टर वॉल जो थे वर्चुअली वो इंग्लिश मेडिसिन के थे, यानी वो डॉक्टर के थे जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश वाले डॉक्टर, एलोपैथ के डॉक्टर्स। तो ये, लेकिन उन्होंने अल्टीमेटली चाइनीज सिस्टम में ही कुछ पॉइंट्स मेरिडियंस खोज लिए और इनको जस्टिफिकेशन दे दिया कि एक डर्मेट्रॉन मशीनरी बनाई, और उस मशीनरी से कहा कि जिन पॉइंट्स ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में दिए हुए हैं उनमें जो पॉइंट्स एको पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स पर रेजिस्टेंस कम पाया गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो यानी ये थ्योरी उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। तो वहां से मतलब जस्टिफिकेशन ऑफ जो हमारा दार्शनिक विचार था, हमारा आयुर्वेद दार्शनिक विचार था, हमारा जो चाइनीज सिस्टम था, हमारा एक्यूप्रेशर वो दार्शनिक विचार था, लेकिन दार्शनिक विचार के साथ साथ उसको सीमेंटिंग मिल गई और उसको मॉडर्न साइंस से भी उन्होंने टैली करा दिया। ये 1940 के आसपास, 1970 ये प्रोसेस चल रहा था ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में, ये कैसे हम चीजों को और ठीक कर सके। तो उसी समय प्रोफेसर पार्क जेवू अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने भी स्टडी किया हुआ था। तो 1975 के आसपास वो भारतवर्ष में भी उनका अपना आगमन हुआ, और वहाँ के सांस्कृतिक धरोहर जो है, हमारी जो दर्शन था, उसको सबको उन्होंने, धार्मिक चीजें और उसको पढ़ा उन्होंने, और उन्होंने वर्ल्ड के उस पर एक थ्योरी दिया जिसको उन्होंने अपना, उनको सुजोग थेरेपी कही गई। तो सुजोग थेरेपी को उन्होंने कहा, सु माने हाथ होते हैं और जुग माने पैर होते हैं। तो वो भी हम लोग कहते हैं, हम लोग मानते हैं, या मेरा विचार है स्पेशली, कि जो हम लोगों ने कहा था कि यावंतो ही लोके मूर्तिबंतो भाव विशेषः तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके, इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने सुजोग थ्योरी की स्थापना किया कि अगर ब्रह्मांड से मनुष्य यानी पुरुष की समानता है, तो पुरुष में भी कोई ऐसा हम अंग ढूंढ सकते हैं जहां पर समानता है। और ये समानता एक ही अंग में नहीं है, सुजोग में केवल कहा गया है हाथ पैर, लेकिन इसी के आधार पर, इसी सुजोग थेरेपी पर बेस्ड होकर के अनेक लोगों ने, अनेक उसमें और साइंटिस्ट जुड़े, और उन साइंटिस्ट ने अल्टीमेटली हर जगह, कान में ऑरिकुलर, कान को, नाक को, हार्ट को, पूरे शरीर के किसी भी अंग को आप मानिए तो वो सारे अंगों का रिप्रेजेंटेशन करता है। और ये बहुत बड़ी थ्योरी है जो आगे चल के मालूम होगी। तो हम लोग अभी उनके फंडामेंटल सिद्धांत पर
बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में मेरिडियंस की खोज किया, उनका उनका कंसेप्ट हम लोग जाने। तो 1975 के आसपास कोरिया के प्रसिद्ध दार्शनिक प्रोफेसर पाक जेबू ने शरीर के सभी अंगों की तुलना कहां से किया? हाथ और पैर से किया। और हाथ और पैर से करने पर उन्होंने इसको सु माने हाथ और जोक माने पैर, ये क्रांतिकारी कदम माना गया कि भाई अगर हम इन्हीं पर अगर पॉइंट्स हम लगा देंगे और हम यही वही रिजल्ट पाएंगे जो हम शरीर के किसी भाग में लगाते थे, तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। हमारे लिए ये नारी और पुरुष के तुलना या उनको देख करके पॉइंट्स लगाने की आवश्यकता जो है वो खत्म हो गई। हम तो किसी को लगा सकते थे। तो ये एक क्रांतिकारी कदम था और इससे हमारी सहूलियतें बढ़ी, यानी हमारी हम जो ट्रीटमेंट करते थे उसमें सहूलियत बहुत हुई। इसमें शरीर के उपचार न देकर, शरीर में उपचार नहीं देना बल्कि हाथ पैर में देना, तो बहुत सरल हो गया। अब ये ट्राइओरिजिन थ्योरी उनका समझ लीजिए। ट्राइओरिजिन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी थी जिसने ओरिजिन कैसे होता है, ओरिजिन इस पर चर्चा किया। तो इन यांग का सिद्धांत याद करिए, इन यांग का सिद्धांत क्या था? दो शक्तियों का सिद्धांत था। दो शक्तियां हैं, बाइपोलरिटी क्या है? एक इन है और एक यांग है। वही इन यांग हो सकता है और वही यांग इन हो सकता है। तो यह द्वैत का सिद्धांत। और द्वैत माने क्या है? दो शक्तियां। द्वैत का सिद्धांत माने दो शक्तियां हैं, दो एनर्जी है। जब हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो एक ही सत्ता है, मैं ही ब्रह्म हूं, यानी एक ही सत्ता की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कहते हूं कि तत्त्वमसि, वह तू है, यानी एक तो मैं हूं और एक तू है। तो द्वैत का सिद्धांत है। बाइपोलरिटी का सिद्धांत, इन यांग का सिद्धांत द्वैत का सिद्धांत है। जब हम पुरुष और प्रकृति की बात करते हैं तो हमारा द्वैत का सिद्धांत है। हम कहते हैं एक पुरुष है और एक प्रकृति है। तो यह सिद्धांत बाइपोलरिटी का सिद्धांत है। अब देखिए, तो ये बाइपोलरिटी का सिद्धांत है। तो अब इन्होंने कहा ट्राइओरिजिन का सिद्धांत कहता है, ये ट्राइओरिजिन एक्यूपंक्चर बाय प्रोफेसर पाक जेबू, ये जो किताब है उसमें ट्राइओरिजिन सिद्धांत क्या कहता है कि तीन प्रकट है, तीन शक्तियां प्रकट हैं और एक अप्रकट है। प्रकट माने जो अपने दिखाई पड़ती हैं, जो दिखाई देती हैं शक्तियां, और एक शक्ति दिखाई नहीं देती, अप्रकट रूप में है, वो अपने को डिस्क्लोज नहीं करती, बल्कि वो भी शक्ति है जो समस्त वस्तुओं और पदार्थों को इस संसार में बनाती है या जन्म देती है। यानी है वास्तविक में चार शक्तियां, लेकिन उनको ट्राइओरिजिन कहा गया कि तीन प्रकट हैं, एक तो अप्रकट है। अब इसको तुलना कर लीजिएगा, हम लोग तुलना करते चलेंगे तो हम लोग को और समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। हम लोग तुलना करते हैं, हमारे क्या है, हमारे दार्शनिक, हमारे विचारों में क्या, धार्मिक दार्शनिक सब विचार ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, परमात्मा एक है। परमात्मा की सृष्टि भी बोलते हैं, परमात्मा और आत्मा। अब जुड़िएगा, परमात्मा और आत्मा एक ही शक्ति है। आत्मा जो है परमात्मा से उसका अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो कहते हैं कि चेतन तो कौन है? परमात्मा। आत्मा भी चेतन है, उसी का अंश है। तो इसलिए आत्मा और परमात्मा तो एक शक्ति हो गई। तीन शक्तियां क्या हुई? ब्रह्मा और विष्णु महेश। अब देखिएगा ट्राइओरिजिन थ्योरी। तो इन्होंने जो कहा, अपनी भाषा में जो कहा, इनमें से उन्होंने कहा कि तीन प्रकट हैं और एक अप्रकट है, एक दिखाई नहीं पड़ती। तो वो क्या है? तीन बल हैं। तो वो बल कौन है? एक है हेटेरो बल, एक है HETERO, हेटेरो बल। ग्रीक भाषा में, ये ग्रीक भाषा में इसको, इस हेटेरो को डिफरेंट कहा जा सकता है। हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन जब करेंगे तो उसको कहेंगे डिफरेंट, या हम कहते हैं हिंदी में अलग या पृथक या भिन्न। तो ग्रीक भाषा से इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो ये डिफरेंट आएगा, या अलग होगा, या पृथक होगा, भिन्न होगा। तो ये क्या है? ये बल परिवर्तन में विश्वास कर रहा है। ये कहता है कि हम परिवर्तन करेंगे, हम जो स्थिति हमारी है हम ऐसे नहीं रह सकते, हम इसमें परिवर्तन में विश्वास करेंगे, और वो तेजी से परिवर्तन चाह रहा है। तो ये हेटेरो बल एक है जो बल परिवर्तन चाहता, खूब परिवर्तन, बहुत तेजी से परिवर्तन हो और हम रुके नहीं, कभी गतिशील रह रहे। भाई
परिवर्तन माने गतिशीलता, तो गतिशील रहे। दूसरा इसके अगेंस्ट में क्या बल है? एक है होमोबल, वो कहता ना ग्रीक भाषा में इसको कहा गया कि समान, हिंदी इंग्लिश में समझिए सिमिलर और हिंदी में समान, तो ये समान है या सिमिलर। ये कहता है कि होमोबल ना सब लोग समान होने चाहिए, तो ये बल परिवर्तन का विरोधी है। कहता हम बिल्कुल परिवर्तन नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सब लोग समान रहें, कोई परिवर्तन नहीं हो, जैसे हम जो हैं बिल्कुल सब समान के रूप में हूं। तो ये प्रत्येक वस्तु और एक प्रत्येक घटना को अपरिवर्तित, कहता कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरी शक्ति क्या है? उसको न्यूट्रो बल कहा, न्यूट्रो, NEUTRO, शब्द नोट करिएगा कहीं नोट करना चाहे। न्यूट्रो बल, न्यूट्रो फोर्स। तीसरी शक्ति क्या है? सामंजस्य वाली शक्ति है। वो क्या कहती है? दोनों के बीच में, भैया दोनों के बीच में सामंजस्य कर लीजिए, दोनों के बीच में दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करिए। तो तीसरी शक्ति सामंजस्य वाली शक्ति है, इसको न्यूट्रो बल कहा गया, NEUTRO, न्यूट्रो बल कहा गया है। लैटिन भाषा में अगर कहा जाए तो इसको कहा जाएगा न यह न वह, न यह न वह, कोई नहीं। हम लोग अपने भाषा में कहते हैं, भारतीय दर्शन में, नेति नेति, न यह न वह, इसको नेति नेति कहते हैं, न यह न वह। उसी को हम लोग कहेंगे अगर तो नेति नेति। तो हमारे यहाँ दार्शनिक विचारों में, भारतीय दर्शन में नेति नेति है, न ये न वो। तो वही शक्ति है तीसरी शक्ति, न नेति नेति, नेति माने नेति नेति, न यह न वो। तो वो कहती है ये परिवर्तन, ये कहती है न भाई इतना परिवर्तन भी ना हो और इतना समानता भी ना हो, तो दोनों के बीच में कोई सामंजस्य कर लीजिए। ये बल होमो बल और हेट्रो बल के बीच संतुलन स्थापित करती है, तो दोनों को नियंत्रित करती है। कहती है भाई देखिए दोनों लोग, इसको भी कंट्रोल करती है, इसको भी कंट्रोल करती है, और दोनों कहती है कि संतुलन रखिए, इक्विलिब्रियम रखिए, सामंजस्य स्थापित करिए। अब इन यांग से तुलना करिए। इन यांग क्या है? होमो क्या है? होमो इन है और हेट्रो यांग है। क्यों? यांग कहता परिवर्तन, मूवमेंट, तो यांग खूब मूवमेंट चाह रहा है, यांग बाहर, यांग जो है तुरंत यांग की एनर्जी भागना चाहती है, तेजी से भागना चाहती है, तो वो हो गया हेट्रो। और इन क्या है? होमो, कहता है नहीं, कंडेंस फॉर्म में रहना चाहती है। ये इन है कंडेंस फॉर्म में, बिल्कुल सिकुड़ी हुई, अपने में सीमित रखना चाहती है, ये होमो बल है। केवल होमो और केवल हेट्रो बल एक स्थायी और व्यवस्थित सिस्टम का निर्माण नहीं कर सकते। अगर संसार को रहना है, संसार को इस रूप में रहना है, तो वो स्थायित्व चाहता है जिसमें जो स्टेबल हो, ऐसा ना हो कि अनस्टेबल के रूप में हो। तो ये जो परिवर्तन लगातार आप मांग रहे हैं या कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल हम बराबर एक जगह हो जाएंगे, ये आपका स्थायी समाधान नहीं है, ना कोई व्यवस्थित सिस्टम है। तो इसके लिए केवल हेट्रोबल और होमोबल, ये जो है पूरे स्थायी और व्यवस्थित सिस्टम को बिल्कुल और ऑर्गेनाइज्ड, जिसको ऑर्डर, इन ऑर्डर, कोई ऐसे सिस्टम का निर्माण नहीं कर सकते। वास्तविक संसार में जीवन को गतिशील भी रखना है और उसको सुव्यवस्थित भी रखना है, तो ये कार्य कौन करेगा? ये कार्य करेगा न्यूट्रो बल। तो ना होमो ना हेट्रो, बल्कि एक न्यूट्रो बल इसको संतुलन लाना चाहता है। इसी बल के कारण वास्तविक संसार में जो कुछ उत्पन्न होता है, विकसित होता है और पूर्णत्व प्राप्त करता है। अगर ये बल न हो तो कोई चीज उत्पन्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि होमो विरोधी है और वो जो है भागना चाहता है और ये रोकना चाहता है। तो जो भी वस्तु कोई उत्पन्न हो रहा है इस शक्ति के द्वारा, यानी जो उत्पन्न हुआ और अपने स्थायित्व प्राप्त करता है, वो न्यूट्रो बल के। ब्रह्मा क्या करते हैं? ब्रह्मा बल है हेट्रो बल। ब्रह्मा ने सृष्टि किया, ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सृष्टि कर रहे हैं, तो वो सृष्टि करने में लगे रहे कि भाई हम
लगातार उत्पन्न कर रहे हैं, एक नई रचना कर रहे हैं, ये रचना वो रचना, ये रचना वो रचना। शिव क्या कर रहे हैं, महेश क्या कर रहे हैं? महेश कहते हैं कि हम सबको मार देंगे, हम संहार कर देंगे, संहार करने पर कोई मूवमेंट नहीं किसी में रहेगा, सब बराबर हो जाएंगे। और जब अगर जब मूवमेंट रहेगा सब में, तो हम और दूसरे, हम बबली सिंह अंतर है, हम गरिमा बिष्ट अंतर है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट ज्वाइन कर चुकी हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। तो हमारे बीच तो हम गरिमा बिष्ट में भी हम और बबली सिंह में कोई तब तक अंतर रहेगा जब तक वो गतिशील रहेंगे। सब विशेष है, तो सब डिफरेंट है, सब डिफरेंट है, कोई अपने में एक दूसरे से टैली नहीं करता है, क्योंकि कोई नहीं टैली कर सकता। तो यानी ये जो है बल है वो हेट्रो बल था। लेकिन होमो बल, जब संसार में सभी लोग, कोई जो भी नहीं रहेंगे तो वो बराबर के रहेंगे, समानता रहेगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो बराबर रहेंगे, उनमें समानता रहेगी। लेकिन न्यूट्रो बल एक दूसरे बैलेंस फॉर्म में करता है, जो भी उत्पन्न हो रहा है ये न्यूट्रो बल के कारण विकसित हो रहा था, इसी कारण, और अब पूर्णत्व को प्राप्त करेगा तो इसी कारण। प्रोफेसर पार्क कहते हैं कि ट्राई ओरिजिन का विचार मूल विचार है। पहले सबसे पहला ओरिजिन मतलब रूट है, दिस इज द रूट आइडिया, मूल आइडिया यही है, फंडामेंटल इसको बोला गया। प्रत्येक वस्तु और घटना में, उसके विकास में यही मूल में है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी घटना, कोई भी घटना, कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी वस्तु, सब में यही मूल में है। स्पेस में देखिए क्या है, अगर स्पेस में देखें तो क्या होगा, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। समय में देखिए तो क्या है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। यानी तीन सिद्धांत, तीन का ओरिजिन आपके पास हर जगह पाएगा। शरीर के 3 भाग होंगे, सिर, धड़, पैर। हाथों पांवों को भी 3 भाग में, ऊपरी, मध्य और निम्न, सब जगह 3 का कंसेप्ट है, इसलिए ये ट्राई ओरिजिन का सिद्धांत माना गया। ब्रह्मांड में क्या है, ब्रह्मांड के 3 घटक हैं। कैसे? एक मैटर है, होमो शक्ति, मैटर माने कंडेंस फॉर्म में है, मैटर तो कंडेंस फॉर्म में है। ज्ञान जो है वो हेट्रोफोर्स है। भाई ज्ञान होना चाहिए कि ये ऊर्जा, हम कहते हैं ऊर्जा, हम कहते हैं मैटर में ऊर्जा है, तो ये ज्ञान कहाँ मिला? सब कहते हैं कि मैटर है और उसमें एक ऊर्जा है, तो ये जो मैटर है और ये ऊर्जा है और ज्ञान है, ये ज्ञान कहाँ है? तो मैटर अगर है और ऊर्जा है तो ज्ञान भी, ज्ञान हेट्रोफोर्स है, ऊर्जा न्यूट्रोफोर्स है और मैटर होमो शक्ति है। भौतिक संसार में पदार्थ के 3 रूप हैं, सॉलिड है, होमो सॉलिड कंडेंस फॉर्म में है, गैसीय हेट्रो, भागना ऊपर उड़ जाती तुरंत, और संतुलन स्थापित करने के लिए क्या है, एक जल, तरल जो है वो न्यूट्रोफोर्स है, दोनों के बीच में है। एक सॉलिड है, एक गैसेस है, तो एक दूसरा न्यूट्रोफोर्स है, संतुलन स्थापित करने के लिए उसको तरल कहा गया। इसी प्रकार यदि किसी घटना के गुणों की बात करें तो विस्तार, अगर गुण की बात करें कैसे घट होगा कि एक्सपेंशन माने हेट्रो, संकुचन कॉन्ट्रैक्शन यानी होमो, और इक्विलिब्रियम संतुलन यानी न्यूट्रो। अगर एक्सपेंशन है और अगर दोनों कॉन्ट्रैक्शन है तो इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में जो भी बनता है वो इसी वजह से। सृष्टि में है, क्रिएशन है, ये हेट्रो है, और प्रलय है, डिस्ट्रक्शन यानी होमो है, और प्रिजर्वेशन यानी न्यूट्रो है। विष्णु क्या करते हैं? विष्णु सबको समान रूप से प्रिजर्व करते हैं, स्थिति रखते हैं, उसी को जैसा है उसको पालन, जिसको उनको कहा गया बाद में पालनहार है, तो पालन करता है, यानी जो चीजें बन गई हैं उनको उसी रूप में रखना चाहते हैं। अब आप आ जाइए और थोड़ा सा और इस बल का, हेट्रो बल क्या है? इस बल का मूल स्वभाव शर्तहीन परिवर्तन है। ये जो चीजें हैं ये किसी कोर्स में नहीं है, मैं आप सबको अवगत करा दूं, ये किसी कोर्स में नहीं है। जब चरक 1 आप पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में जाएंगे, जब आप उसके मेरिडियंस की बात करेंगे तो उसमें 2 लाइनें लिखी हुई हैं कि ये विचार प्रोफेसर पारजीवो के विचार से लिया गया है। ठीक,
वो जब इस विचार को जान जाएंगे तो आपको मेरिडियन सिस्टम, आयुर्वेदिक मेरिडियन सिस्टम बहुत आसानी से मालूम होने लगेगा। बस इसलिए ये जानना थोड़ा सा आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। और ये जान जाएंगे, कोई किताब, इसकी जो किताब है वो आप कोई आवश्यक नहीं कि आप पढ़े ही, तो उसका मूल रूप है वो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, यही चीज। तो हेट्रोबल क्या है? इस बल का मूल स्वभाव शर्तहीन परिवर्तन है। नो, देयर शुड बी नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं। हम परिवर्तन चाहते हैं, हमको कोई शर्त नहीं मानना, हम कोई शर्त नहीं मानेंगे। शर्तहीन परिवर्तन है, कोई शर्त नहीं मानेंगे, सभी के लिए है, स्पेस टाइम सब में। अब परिवर्तन कैसे होंगे देखिए, स्पेस में कैसे, देखिए स्पेस में उसकी स्थिति में परिवर्तन। प्रत्येक वस्तु की स्थिति स्पेस में बदलती है। ये कौन सा कारण है? ये कारण, जो मूल कारण है वो हेट्रोबल है। कैसे? अब देखिएगा, किसी भी विशाल काय स्थिर बल, कोई भी जिसको हम कहेंगे स्थिर है, उसमें भी गति होती रहती है। अब तुलना करिएगा, पृथ्वी हम कहते हैं क्या है? विशाल काय है, हम कहते हैं स्थिर है, लेकिन क्या गतिशील नहीं है? साइंस कहती है गतिशील है। किसी भी विशाल काय स्थिर बल में भी गति निरंतर होती है, उसके सूक्ष्म कण भी और उसके समग्र रूप में भी, जो स्पेस में है। स्पेस में भी उसके टाइम के हिसाब से चेंज होती है, नंबर वन। उस टाइम, वो टाइम बदलता है तो इसलिए वो जगह नहीं है। दूसरा क्या है? उसके अंदर भी परिवर्तन होता रहता है, मूवमेंट होता रहता है, और उसके अंदर जो सूक्ष्म कण है उनमें भी मूवमेंट होता रहता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी घटना हमेशा स्थिर नहीं रहती है, उसमें भी परिवर्तन होता रहता है, वो भी लगातार गतिशील रहती है। पृथ्वी भी गतिशील है, अपनी इकाई में भी घूमती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है, और हमको सामान्यतः हम लोग मानते हैं कि वो स्थिर है। दूसरा, वस्तु के आकार, स्वरूप, आयतन, परिमाप में परिवर्तन। सब में परिवर्तन है क्या? वस्तु का आकार बदलता है, स्वरूप, आयतन, सब। हेट्रोबल उन्नति, विकास, विस्तार को जन्म देता है। भाई, कोई भी व्यक्ति है, आज छोटा है कल बड़ा है, और हुआ, उसके आकार में परिवर्तन हुआ, उसके स्वरूप में हुआ, उसके आयतन में, उसके परिमाप। हेट्रोबल, ये हेट्रोबल के कारण हमारा विकास होता है। तो उन्नति, विकास, विस्तार को जन्म देता है ये हेट्रोबल। इस प्रक्रिया में किसी वस्तु में अनेक कण पृथक होते हैं। अंदर देखिए, हमारे शरीर के बहुत से सेल्स टूटते हैं, बहुत से नए बनते हैं, कुछ अनेक कण पृथक होते हैं, कुछ नए कण जुड़ते हैं, और कुछ अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। कुछ सेल्स डेवलप होते हैं, कुछ ब्रेक करते हैं, और कुछ नए से जुड़ते हैं। होता है ना, जिसको हम मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म कहते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। यह विचार नहीं है कि वास्तविक संसार में कोई भी दो वस्तुएं, घटना समान नहीं है। ये मान लीजिए, तो हम लोग पहले मान चुके हैं। जब हम लोग सामान्य और विशेष का अध्ययन कर रहे थे, तो हमने कहा था कि कोई भी संसार में कोई भी दो वस्तुएं, कोई भी दो घटनाएं, कोई भी समान बिल्कुल नहीं है। उनमें कितना भी साम्य हो तो भी भिन्नता का कुछ घटक अंश अवश्य है। कितना भी साम्य कहिए, दो चेहरे कितना भी साम्य होंगे तो भी नहीं हो, तो भी नहीं। कैसे? अब देखिए, दो बिल्कुल आइडेंटिकल चीजें रख दीजिए, तो भी उसमें दोनों के स्पेस में अंतर है। मेरा ये दोनों हाथ मान लीजिए बराबर भी सही, तो मेरा इसका स्पेस दूसरा है, इसका स्पेस दूसरा है। उदाहरण स्वरूप, हाइड्रोजन के दो अणु भी समान नहीं है, क्योंकि स्पेस में उनकी स्थिति समान नहीं है। मान लीजिए ये यहां पर है, तो ये हाथ मान लीजिए आइडेंटिकल मान ले इससे, तो भी ये इसकी स्पेस में स्थिति यहां पर, इसकी स्थिति यहां पर है, दोनों समान नहीं है। क्योंकि ये अगर आकार में सही है, तो हमारा स्पेस में उनकी स्थिति समान नहीं है। इस प्रकार हेट्रोबल सदैव परिवर्तन पर बल देता है, स्थिर नहीं रहता है, अनिश्चित रहता है, और अव्यवस्था को जन्म देता है।
वो कोई नहीं चाहता, लगातार मूवमेंट में रहता है, लगातार परिवर्तित होता रहता है, अनिश्चित है, क्योंकि आज यहाँ कल वहां परसों वहां, रमता जोगी जिसको बोलते हैं, तो वो अव्यवस्था को जन्म दे रहा है, व्यवस्था को नहीं। होमोबल, इस बल का स्वभाव शर्तहीन अपरिवर्तन है। ये भी कहता है नो कंडीशन, विदाउट विदाउट कंडीशन, अनकंडीशनल, देयर शुड बी नो चेंज एट ऑल, कोई चेंज नहीं चाहिए, अपरिवर्तन। ये उसी स्थिति में या समान स्थिति में रहना चाहता है। अगर हेट्रोबल किसी प्रक्रिया को जन्म देना चाहता है तो होमोबल उसका विरोधी है, कहता ना, डोंट, नो, देयर शुड बी नो चेंज एट ऑल, हम बिल्कुल नहीं, प्रतिकार करता है, प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। अगर हेट्रो सकारात्मक है, सक्रिय है, तो होमो नकारात्मक है, निष्क्रिय है। होमोबल अब क्या है, पर बेचारा देखिए क्या उसका है। होमोबल चाहे हेट्रोबल की गति को गतिहीन भले न कर पाए, भाई ठीक है, कोई मूवमेंट कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि रोक देंगे, नहीं रोक पाएगा तो गति को सीमित कर देगा, रोक देगा, कम कर देगा। अगर 80 की स्पीड जा रही है तो 40 तो कर देगा। तो ये हो सकता है कि न रोक पाए, लेकिन ये रोकने का पूरा प्रयास करता है, और उसकी गति को, मान लीजिए कोई गति से 40 से भाग रही है तो उसको 20 कर देगा, तो भी तो इसका वो है, सीमित करने की कोशिश करता है और सफल अवश्य होता है। होमोबल परिवर्तन की प्रक्रिया को मंद करता है, अर्थात धीमा कर देता है। इसी कारण, इसीलिए देखिए, अब देखिएगा इसका अपना सोचिए, विचार करिए। इसीलिए वास्तविक संसार, हमारा वास्तविक संसार है ना, इस वास्तविक संसार में परिवर्तन इतनी सहजता या तीव्रता से नहीं होते, वरन धीरे धीरे होते हैं, काफी सोच विचार के बाद हो पाते हैं। ये होमो किसके, कौन सा बल है, ये वही बल है, होमोबल, होमोबल के कारण। नहीं तो हेट्रोबल तो बहुत तेजी से परिवर्तन करता, नहीं, ये कहता ना, ये इसके कारण जो है हमारा परिवर्तन धीरे धीरे होता है, ये उसका होमोबल के कारण। होमोबल समानता के नियम के लिए संघर्ष करता है। वो कहता है समानता, वास्तविक संसार में प्रत्येक वस्तु, घटना, व्यक्ति को मूल रूप में समानता है। कैसे देखिए समानता है, जैसे सभी जड़ चेतन की इकाई सेल है समानता ना। कहता है कि सभी, हम कहते हैं सारे संसार में तमाम चीजें हैं, लेकिन मूल रूप में समान क्या है, सभी जड़ चेतन की हमारी, हम भी कहते हैं कि सेल जो है स्ट्रक्चर और फंडामेंटल इकाई है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल इकाई है। तो सभी जड़ चेतन की इकाई सेल है, यानी सेल एक समान संरचना है ना। हम बोलते हैं कि सेल एक तरह समान है, तो हम कहते हैं कि समान से बना हुआ है, यानी सब में मूल रूप में एक समानता तो है कि सभी की इकाई सेल है, तो सेल सबकी समान संरचना है, तो इस रूप में समानता है। सभी वस्तुओं में एटम सबसे समान रूप में मौजूद है, सभी में तो कहते हैं एटम है, तो ये भी समानता है कि सब में एटम है। इसलिए होमोबल में पूरे संसार में वस्तुओं और व्यक्तियों का आपस में संबंध बनाने, उन्हें मिलाने में एक अहम भूमिका का वहन करता है। वो कहता है भाई, हम जब कहते हैं वृक्ष में और हमें, जब हम कहते हैं कि वृक्ष में और पुरुष में या नारी में या इसमें क्या अंतर है, तो कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो कहते हैं भाई ठीक है, तो क्रोमोसोम हमको, हमारे पास 75 है, उनके पास 70, मान लीजिए हमारे पास 23 पेयर है, किसी के पास 97 पेयर है, तो पेयर हम जोड़ देते हैं, लेकिन हमारे क्रोमोसोम्स तो बराबर हैं। क्रोमोसोम्स तो हम क्रोमोसोम्स में तुलना तो कर ही रहे हैं कि क्रोमोसोम्स हमारे पास भी है, क्रोमोसोम्स उनके पास भी है, तो ये समानता हो गई। होमोबल सभी चीजों को अपने मूल रूप में आने के लिए प्रयासरत रहता है। वो चाहता है कि सब लोग अपने मूल रूप में आ जाएं। इसलिए वास्तविक संसार में सभी चीजें, घटनाएं पुनरावृत्ति के नियम से बंधी हैं। कहता सर्कुलर, वो कहता है यूं आए और फिर आ जाए। होमोबल किसी रेखीय गति को रोकता है। हेट्रोबल क्या कर रहा था, एक रेखा में भागता चला जा रहा था। इसने क्या किया,
इसने उसको वहां पर रोक दिया। तो इसने क्या कर दिया, इसने वृत्ति बना दिया, सर्कुलर बना दिया। एक हेट्रोबल यूं भाग रहा था, यूं, इसने क्या किया, इसने उसको यहां मोड़ मोड़ दे दिया। तो ये वृत्ति बनाने में, सर्कुलर बनाने में, एक सर्किल बनाने में सफल हो जाता है। तो ये इसका काम है होमोबल का, कि सर्किल बनाता है। और वो क्या कर रहा था, अब आप देखिए, होमोबल प्रत्येक नए परिवर्तन को रोकना चाहता है, रोक नहीं पाता, हो सकता है रोक नहीं पाए, रोक नहीं पाता तो परिवर्तन की प्रक्रिया को मंद कर देता है। कैसे, अब उसको एग्जाम्पल क्या है, संकुचन, एकीकरण, साधारणीकरण। हम कहते हैं साधारण भाषा में कहें तो हम जो कहते हैं कि पुरुष, ये पुरुष है, तो हमने कहा ना कि पुरुष है, पुरुष में कुछ चीजें हैं, नारी में कुछ चीजें हैं, कॉमन हुआ ना, तो ये साधारणीकरण हुआ, समानता आदि के रूप में इसके प्रभाव को जाना जा सकता है। इसलिए जीवित प्राणियों में ये क्षरण और मृत्यु लाता है। वो कहता है कि ये जो है जब लाएंगे ताकि सभी जीवंत प्रक्रियाएं रुक जाएं और सभी चीजें समान हो जाएं। जब व्यक्ति मृत्यु अवस्था में प्राप्त होंगे तो सब बराबर हो जाएंगी, क्योंकि मृत्यु होने पर शरीर केमिकल के रूप में परिवर्तित हो जाता है और सभी जीवित प्राणी में जो अंतर था वो समाप्त हो जाता है। ये है रुद्र भगवान, शंकर भगवान। ये शंकर भगवान का रूप, मतलब उसके रूप में अब सोचिएगा। न्यूट्रो बल, अब ये एक तीसरा बल है, न्यूट्रो नहीं है, NEUTO है, वो TRO था। ये न्यूट्रो बल, एक नए बल की बात कर रहे हैं हम लोग, अब देखिएगा, ठीक है। हम लोगों ने कहा था होमो हेट्रो 2 बार चर्चा किया, और एक न्यूट्रो की बात किया था, एक न्यूटो की बात करिए, NEUTO ओनली, वो TRO है, TRO है वो इक्विलिब्रियम वाला, ये न्यूट्रो बल। अब इसको देखिए, इसका बल, ये बल एक अदृश्य, अप्रकट, सर्वव्यापक, सर्वसमाहारी मूल शक्ति है, सब जगह व्याप्त है, अदृश्य है, दिखाई नहीं देता, अपने को प्रकट नहीं करता, व्यापक है, सर्वसमाहारी है, सब में सबको मूल शक्ति है, जो एक जीरो संसार से वास्तविक संसार के बीच एक सेतु है। अब व्हाट इज जीरो संसार और व्हाट इज वास्तविक संसार? तो जीरो संसार के लिए हम मान सकते हैं कि तम है, जीरो संसार माने तम। ये जीरो संसार वास्तव में तम का प्रतिरूप है। हम कहते हैं सृष्टि कहां से हुई? तम से उत्पत्ति हुई। तो जीरो संसार से हम वास्तविक संसार में आए, तो यानी हम तम से वास्तविक संसार में आए। और इस जीरो संसार में कौन था? इस जीरो संसार में परमात्मा था। उसको प्रोफेसर पार्कजीवू, नोट कर लीजिए, उसको प्रोफेसर पार्कजीवू ने एग्जिस्टिंग स्पिरिट कहा, एग्जिस्टिंग स्पिरिट। तो ये जो जीरो संसार वास्तव में तम का प्रतिरूप है, ये बल जीरो संसार से वास्तविक संसार को बनाने के लिए कार्यशील है। ये कहता है कि जीरो संसार से वास्तविक संसार बने तो उसके लिए ये प्रयास करता है। ये जीरो संसार तथा वास्तविक संसार के बीच के द्वार को खोल देता है। ये शक्ति क्या करती है? ये कहती है कि इस संसार से जीरो जो तम है, उससे इस संसार के द्वार को खोल दिया ताकि वास्तविक संसार की रचना हो जाएगी। अब इस संसार से सबसे पहले कौन निकलता है देखिएगा, इस द्वार से, जो द्वार बना है, इस द्वार से सर्वप्रथम हेट्रोबल निकलता है। वो आया और वो जीरो संसार से यानी तम से दूर भागना चाह रहा है, दूर जा रहा है कि हम दूर जाएंगे, हम इस संसार में नहीं रहेंगे, हम तम में नहीं रहेंगे, हम परिवर्तन चाह रहे हैं, हम दूर चले जाएंगे। तो वो रेखीय गति से आगे बढ़ता चला जाता है। उसके बाहर निकलते ही एक दूसरे उसी द्वार से एक होमोबल आता है, जो कहता है कि परिवर्तन का विरोधी है, हम ये परिवर्तन नहीं चाहते हैं, हम सबको बराबर करना चाहते हैं, हम सबको समान करना चाहते हैं। तो हेट्रोबल ने किया हुआ है, जो भी हेट्रोबल ने किया हुआ है उसको विकास को और परिवर्तन को रोकना चाहता है या रोक देता है।
या तो रोक पाता है या नहीं रोक पाता, लेकिन रोकना चाहता है पूरा। न्यूटो बल स्वयं किसी परिवर्तन प्रक्रिया और भाग में अथवा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। ये न्यूटो है ना, ये कह रहा कि ये अप्रकट है, लेकिन ये किसी परिवर्तन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। याद करिए, आत्मा स्वयं कोई काम नहीं करती, कहते हैं ना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। कोई नहीं काम करना चाहता, ये काम करता भी नहीं है, ये अदृश्य है और अदृष्ट है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन भाग कोई करता भाग नहीं लेता, ये सबको काम करने देता है। जीरो संसार भी वास्तविक संसार के साथ कायम है, तम भी है, सब तम में फिर चले जाएंगे, तम में तम भी एग्जिस्ट कर रहा है और वास्तविक संसार भी अस्तित्व में है। और न्यूटो बल प्रत्येक स्थान और समय में जीरो संसार और वास्तविक संसार में विद्यमान है। वहां भी विद्यमान था आत्मा, यहां भी है, वहां भी है। ये बल स्वयं में निर्विकार है। देखिएगा आत्मा के गुण, ये बल स्वयं में निर्विकार है, स्वयं को प्रकट नहीं करता है, संसार की प्रत्येक घटना को, वस्तु को निर्लिप्त भाव से देखता है, उसमें बाधा नहीं देता, उन्हें रोकता नहीं है। इस बल की उपस्थिति मात्र से वास्तविक संसार के सभी कार्यकलाप चलते हैं। यही भारतीय दर्शन में अब जीरो परम सत्ता मत मानिए उसको, इसको आत्मा मानिए, और आत्मा परम सत्ता की प्रतिनिधि के रूप में है, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्पिरिट की ये रिप्रेजेंटेटिव है, तो परम सत्ता तो नहीं है। इसको भारतीय दर्शन में परम सत्ता नहीं मानिए, इसको भारतीय दर्शन में परम सत्ता की प्रतिनिधि आत्मा के रूप में मानिए, ये न्यूटो को। न्यूट्रो बल, वो जो जिस बात की बात कर रहे थे, ये बल एक स्थायी व्यावहारिक अस्तित्व देने के लिए एक समन्वयकारी बल है, दोनों को मिला देने वाला बल है, दोनों के बीच में संतुलन लाने वाला बल है। ये बल होमो और हेट्रो बल के संयुक्त प्रभाव के कारण सत्ता में आता है। हेट्रो बढ़ रहा था, इसने रोकना चाहा, तो दोनों के वजह से न्यूट्रो बल अस्तित्व में आया और सभी के गुणों को अपने में समाहित करता है। इस न्यूट्रो में न्यूट्रो की भी शक्ति है और होमो की भी शक्ति है और हेट्रो की शक्ति भी है, इसलिए ये हेट्रो बल की तरह तीव्र तो अब क्या है, तो कभी ये हेट्रो बल की तरह तेज हो सकता है या गतिशील हो सकता है, और होमो बल की तरह मंद भी हो सकता है, धीमा बल हो सकता है। ये न्यूटो बल की तरह शांत निर्विकार हो सकता है, क्योंकि तीनों का समन्वयकारी गुण है। ये कौन है? विष्णु है, ये समन्वयकारी बल के रूप में है ये तीनों के लिए। अब आत्मा का याद करिएगा, परमात्मा की सत्ता को विष्णु भगवान, और दोनों सत्ताएं थी, विष्णु भगवान में सारे गुण हो सकते हैं कि वो शांत भी है, वो सब हिमो हेट्रो को बीच में संतुलित रखना चाहते हैं, और संसार को रचना नहीं, संसार को स्थायित्व देने के लिए उसको पालनकर्ता के रूप में भूमिका निभाते हैं। ये न्यूटो बल की तरह शांत निर्विकार हो सकता है। न्यूटो बल शांत है, आत्मा जिसे कहते हैं, आत्मा कुछ नहीं काम करती है, और आत्मा प्रतिनिधि किसकी? परमात्मा की। इसके अलावा इसके अपने भी गुण हैं, इसलिए वास्तविक संसार की अनेकता में भी ये सारे संसार को एक स्थायित्व, स्थिर स्थिति को देने के लिए जिम्मेदार भी है और प्रयत्नशील भी है। इसकी ये विशेषताएं हैं। ये हमारे बीच में सुधा पाठक मैडम ज्वाइन कर चुके हैं क्या? प्रणाम सर। हाँ, हमारे भी सुधा मैडम ज्वाइन कर चुकी है, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर भी है और आज की फैकल्टी भी है, अभी सेकंड सत्र की।
परम सत्ता, परमात्मा, जिसको परम सत्ता कह सकते हैं, परमात्मा, परमात्मा बोलते हैं ना हम, तो परमात्मा या सत्ता न्यूटो बल के माध्यम से, न्यूटो बल माने आत्मा, न्यूटो बल के माध्यम से न्यूट्रो बल के रूप में अभिव्यक्त होती है। इसलिए न्यूटो बल को परम सत्ता का प्रतिनिधि या अंश आत्मा के रूप में मान सकते हैं। ये न्यूटो बल जो हमारा है, इसको हम लोग परम सत्ता के, जो परम सत्ता माने परमात्मा, उसके प्रतिनिधि का हमारा क्या है, उसका अंश है आत्मा। यही न्यूट्रो बल याद करिए, न्यूट्रो मतलब विष्णु भगवान। ये न्यूट्रो बल संसार में जीवन का परिचालन करने में सहयोगी है। परम आत्मा का निवास न्यूट्रो बल में है। परम आत्मा का निवास भी न्यूट्रो बल में मान लिया इन्होंने कि न्यूट्रो बल में है, और वह न्यूट्रो बल के माध्यम से अपने गुणों को प्रकट करती है। सब न्यूट्रो गुण, बैलेंसिंग फोर्स में न्यूट्रो की भी शक्तियां हैं, परमात्मा की शक्तियां हैं, और होमो हेट्रो की भी शक्तियां हैं। तो वो दया, प्रेम, सहायता, सहयोग, संस्कार, संस्कृति, सद्गुणों के माध्यम से यह मेरिडियन या ये सत्ता काम करती है। न्यूट्रो बल क्योंकि दोनों होमो और हेट्रो बल के मध्य संतुलन करता है, इसलिए उसके कार्य एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया की तरह चलते रहते हैं। लगता है कि नॉर्मल काम हो रहा है सब जगह, ये प्रकट नहीं होता कि कोई कार्य हो रहा है, लेकिन सभी कार्य में संकुचन भी हो रहा है, प्रसार भी हो रहा है, आराम भी हो रहा है, श्रम भी हो रहा है, विस्तार भी हो रहा है, सब सामान्य ढंग से होते रहते हैं। जब हम विश्राम करते हैं तो हम होमो शक्ति में होते हैं, जब हम एक्टिव रहते हैं तो हम हेट्रो शक्ति में होते हैं। ठीक है, तो ये उसका, लेकिन ये बैलेंसिंग फोर्स के रूप में हम रहता है। हम आराम भी करते हैं, हम मूवमेंट भी करते हैं। अब ये वो जो उन्होंने को बताया, अभी इसमें 10-15 मिनट और लग जाएगा, 10-15 मिनट हो जाएगा। कितना समय बाकी है मैडम? सर है अभी 10 मिनट है सर। ठीक। तो ब्रह्मांड का प्रथम नियम, यही उन्होंने बताया कि प्रथम नियम ब्रह्मांड का है कि परम सत्ता ने सर्वप्रथम न्यूट्रो बल को निर्मित किया। न्यूट्रो बल, तो ये परम सत्ता की छाया मात्र थी। तो ये कौन से बल है? अगर आप परम सत्ता को परमात्मा मानते हैं तो ये इसको आत्मा मान लीजिए। जो परम सत्ता की छाया मात्र थी, मतलब उनका जो नियम है वो हमारे भारतीय दर्शन से मेल खाता चल रहा है। ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको अगर इस रूप में देखना है तो बहुत बढ़िया लगेगा, तभी आपको अधिक याद होगा, नहीं तो ये तो अपना अलग कंसेप्ट है उनका। न्यूटो के अस्तित्व में आने पर, ये न्यूटो फोर्स आई आत्मा, इसके अस्तित्व में आने पर जीरो संसार तम और वास्तविक संसार के मध्य एक दीवार आभासी बन गई। यानी जो आत्मा है परमात्मा के अंश के रूप में है, वो तम में भी थी और फिर वास्तविक संसार में भी आएगी, तो एक दीवार हुई। इस यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस लाइन से निकला, इस बाउंड्री वॉल से, यानी पहले कौन निकला? हेट्रो बल निकला, जो संसार में परिवर्तन और विकास और वृद्धि और विस्तार चाह रहा था। वो क्या था? परिवर्तन चाह रहा था, विकास चाह रहा था, वृद्धि विस्तार खूब चाह रहा था। ये जीरो संसार से दूर चला जा रहा था, और तो इसने तेजी से क्रियाएं शुरू कर दिया, बहुत तेजी से डेवलपमेंट शुरू कर दिया, विस्तार कर दिया। तो क्या हुआ? इसकी कार्य करने की गति से चिंतित और संसार में समरूपता लाने के उद्देश्य से परम सत्ता ने होमो फोर्स को उसी बाउंड्री से बाहर भेजा। उसी बाउंड्री से, उसी तम से होमो फोर्स भी आगे गई, और क्या उसने किया? होमो बल ने हेट्रो बल के विकास, गति, परिवर्तन को रोकना चाहा, व्यवधान देना चाहा, इससे गतिरोध उत्पन्न। इस कारण एक स्थायित्व कायम करने के लिए परम सत्ता ने न्यूट्रो बल का सृजन किया। देखा कि झगड़ा हो रहा है, वो कह रहा है कि हम विकास करेंगे, वो कह रहा हम विकास नहीं करेंगे, तो परम सत्ता ने एक न्यूट्रो बल सृजन किया। इसमें न्यूट्रो, होमो, हेट्रो सभी के गुणों का समावेश किया गया। इसमें होमो भी था, हेट्रो भी था, और न्यूट्रो, सबके गुणों का समावेश किया गया। और न्यूट्रो बल ने होमो और हेट्रो के परस्पर विरोधी प्रभाव को एक नियंत्रित किया, एक दिशा दिया, और एक स्थायी और लयबद्ध संसार दिया, एक ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर, एक ऑर्डर
ऑर्डर्ड संसार की रचना कर दिया। व्यावहारिक रूप से न्यूट्रो बल की उत्पत्ति के साथ ही जीवन की न्यूट्रो बल की उत्पत्ति के साथ ही जीवन की शुरुआत हुई। अगर ये बल नहीं होता तो संसार में जो हमारा ऑर्गेनाइज जीवन है ये नहीं होता। अब देखिए ये है चित्र, देखिए परम सत्ता है, एक जीरो संसार, ऊपर एक रेखा है जीरो संसार पहले, वास्तविक संसार नीचे है। अब क्या हुआ, न्यूट्रो बल की परम सत्ता, उसका आभासी वो आत्मा है न्यूट्रो बल, उसने एक होमोबल हुआ, एक हेट्रोबल हुआ, और इन दोनों के संयुक्त से एक बना क्या है, न्यूट्रो बल आया। तो जीरो मान लीजिए आप, जीरो न्यूट्रो बल का जीरो नंबर, एक हेट्रो का नंबर, दो होमो का नंबर, तीन न्यूट्रो का नंबर। अब ये देखिए जो न्यूट्रो बल है वो केवल एक बिंदु के रूप में स्पष्ट है, केवल बिंदु। न्यूट्रो बल वो कह रहा है कि वो न्यूट्रो बल देखता है और वो किसी कार्यवाही में भाग नहीं लेता। हेट्रो बल क्या है, एक लंबी लाइन, रेखीय एक लंबी लाइन खींच दीजिए, वो आपका हेट्रो बल है। तो आप चिंता देखिएगा, न्यूट्रो बल एक पॉइंट है और हेट्रो बल एक लाइन है। लेकिन होमोबल में क्या है, होमोबल में यूं जा रहा था तो उसने यूं कर दिया, उसको रोकना चाहा, रोक दिया, तो प्लेन की रचना किया होमोबल ने। प्लेन एक ऊपर से और ऐसे, क्योंकि वो जा रहा था तो उसको रोका। और यही देखिए इसी को उन्होंने सॉलिड के रूप में, वो वॉल्यूम के रूप में दिखाया कि ये ऐसे ऐसे संसार, ये उनका अपनी किताब में है। तो न्यूट्रो केवल एक बिंदु है, इस बिंदु से एक रेखा हेट्रो की उत्पत्ति हुई, दो काटती हुई रेखाओं से एक प्लेन बना, टू डायमेंशनल, ये होमो की उत्पत्ति हो गई। फिर दो डायमेंशनल प्लेन के बाद थ्री डायमेंशनल स्पेस न्यूट्रो जिसको हम बात बोलते हैं कि न्यूट्रो फोर्स है, वो थ्री डायमेंशनल फोर्स हो गई। तो टू सिंगल डायमेंशनल हुआ, सिंगल पॉइंट हुआ न्यूट्रो, वन डायमेंशनल हुआ हेट्रो, टू डायमेंशनल हुआ होमो, और थ्री डायमेंशनल हुआ न्यूट्रो। उन्होंने अपने उसमें लिखा। ट्राइओरिजिन मॉडल में न्यूट्रो के जन्म के ट्राइओरिजिन मॉडल जो है न्यूट्रो के जन्म के साथ प्रकाश में आया। इसमें दो सत्ता पोलर हैं, एक होमो और हेट्रो। एक होमो है, एक हेट्रो है, दो सत्ताएं पोलर है, पोलरिटी वाली है, एक इधर एक उधर। दो सत्ता उदासीन है, एक न्यूट्रो सत्ता और एक न्यूट्रो सत्ता, दोनों उदासीन है। ये सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी के पूर्व का सिद्धांत माना जाए। उन्होंने कहा कि जो बिग बैंग थ्योरी है फिजिक्स की, उस थ्योरी के पूर्व का सिद्धांत है ये। इसी से हम लोग आगे चल के जो आगे पढ़ेंगे यही सब पढ़ेंगे, इस तरह का आकृतियों के माध्यम से। अब उसको हम जो अपनी भाषा में कहेंगे, नंबर सिस्टम में उन्होंने कहा न्यूट्रो को 0 कह दिया, हेट्रो को 1 कह दिया, होमो को 2 कर दिया, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, समझेंगे। ये बहुत जानने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अंकों का पॉइंट बताया। न्यूट्रो बिंदु के रूप में है, हेट्रो एक सीधी वेक्टर लाइन के रूप में है, और होमो जो है एक सर्कुलर लाइन यूं जा रही थी, उसने मोड़ दिया तो वृत्ति हो गया, सर्किल की तरह है जो एक स्पिन ले रहा है। ये न्यूट्रो पॉइंट के इर्द गिर्द मूवमेंट लेगा स्पिन की तरह। तो न्यूट्रो स्पाइरल हो गया, जो बिंदु लाइन और स्पिन का समेकित रूप है उसने। तो हम लोग कौन से मेरिडियन पढ़ रहे थे, एक हम लोग लीनियर मेरिडियन और एक हम लोग सर्कुलर मेरिडियन और एक हम लोग स्पाइरल पढ़ते हैं ना। तो आया याद है? जी सर। जी सर। लीनियर हम लोग कहते हैं ना, वर्टिकल मेरिडियन, एक सीधी रेखा हेट्रोफोर्स वर्टिकल मेरिडियन, यांग फोर्स वर्टिकल। फिर हम लोगों ने क्या कहा कि एक हमारा जो है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, देखिए हॉरिजॉन्टल यूं करके यूं आ गया ना, एक वृत्त बनाया कि नहीं, सर्कुलर बनाया, सर्किल बनाया, हॉरिजॉन्टल हो गया। और इन्होंने कहा कि तीसरी फोर्स है जो इन बिंदु को भी, लाइन को और स्पिन करा दे, तो वन इज जिगजैग वे में न्यूट्रो, ये स्पाइरल।
ये न्यूट्रो फोर्स था। भारतीय दर्शन में ओम देखिए, जो ओम में जो बिंदु है वो मनन करते व्यक्ति की चेतना है। बिंदु देखिए, बिंदु दिखाई दे रहा है ना। दूसरा, एक सीधी रेखा दिखाई दे रही है आपको, सीधी रेखा हेट्रोफोर्स है। जहां सर्किल हुआ है, देखिए सर्किल हुआ ना ओम में, जहां सर्किल हुआ है वो होमो है। और जहां देखिए, ये देखिए ओम, ओम का आ जो है आ बना हुआ है, तो उसका 3 कांक है। ये स्पाइरल, ये यूं कर रहा है, यूं आया और यूं घुमा, यूं स्पाइरल, ऐसे तो स्पाइरल होता है, यूं देखिए, यूं यूं यूं, ये स्पाइरल हो गया। तो ये ओम में तीनों सत्ताएं हैं, बिंदु भी है, सीधी रेखा भी, हेट्रो भी है, होमो भी है, स्पाइरल न्यूट्रो भी है और न्यूट्रो फोर्स है। तो ओम अपने आप में कंप्लीट बना गया। उन्होंने भी कहा कि ओम अपने आप में कंप्लीट सिद्धांत है, यानी जो ट्राइबोलॉजी थ्योरी है उसके सारे चीजें हैं। न्यूट्रो का आकार सबसे बड़ा है, ये उसके महत्व को दर्शा रहा है। सबसे बड़ा न्यूट्रो का आकार है इसमें, ओम में। तो ये उसका बता रहा है कि न्यूट्रो की फोर्स कितनी महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए जो हेट्रो से हमारी सृष्टि की रचना हुई, वो इसी में सब उन्होंने देखे। आगे बहुत कंसेप्ट लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रो, सारे फोर्स को कहा, जो बिंदु के रूप में, उनको सेंटर के रूप में कहा उसको। ये इसको बहुत जानने की जरूरत नहीं है वो, लेकिन उन्होंने कहा सब सारी चीजें इसी समय के में हुआ। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो हम लोग बताना चाह रहे हैं, कि जब ये सिद्धांत आया, ब्रह्मांड के प्रथम नियम को के रूप में उन्होंने कहा, और इसी नियम के आधार पर उन्होंने कहा कि जैसे आप व्यक्ति है जब प्रार्थना में लीन होता है तो वो कौन से फोर्स में है, वो न्यूटो के फोर्स में है। न्यूटो जब वो अकेला है, अनमैरिड फॉर्म में है, नारी पुरुष दोनों की बात कर रहे हैं, जब वो अनमैरिड फॉर्म में है तो वो किसी किसी के बंधन में नहीं है, वो लगातार मूवमेंट करना चाह रहा है, वो अपने, उसकी गति तेज है, तो वो बाहर और भीतर दोनों तरफ से मूवमेंट लगातार करता है। ये उसकी लीनियर गति है। तो ये हेट्रोफोर्स के रूप में है। जब वो मैरिड फॉर्म में है तो वो होमो है, वो घर के साथ जुड़ाव रख रहा है। अगर घर में केवल रह रहा है तो जुड़ाव के रूप में है, वो होमो शक्ति के रूप में है। और जब वो घर और बाहर दोनों के बीच में संतुलन स्थापित कर रहा है तब वो न्यूट्रो फोर्स के रूप में है। ये उन्होंने हर घटना को, हर वस्तु को, हर स्पेस के टाइम को, हर चीज को, महासागरों को, पृथ्वी को, धरती को, सबको, सारे उनको सबका आइडेंटिफिकेशन किया कि ये फोर्स चार ही फोर्स हैं जो सारे संसार के लिए उपयोगी हैं और वही सबकी सृष्टि कर रही हैं। तो एक साथ एक व्यक्ति में सारी चेतनाएं, सारी चीजें होंगी। जब हम आध्यात्मिक होते हैं तो हम पूरी तरह से अपने आत्मा वाले कंसेप्ट में होते हैं, तो न्यूट्रो फोर्स में होते हैं। जब हम किसी की नहीं सुनते तब हम हेट्रो फोर्स में होते हैं। जब हम अपने आप में बिल्कुल संकुचित हो जाते हैं, घर में बंद हो जाते हैं, तब हम होम फोर्स के रूप में होते हैं। और जब हम दोनों और बाहरी और भीतरी समाज और उनके बीच में बैलेंसिंग का काम करते हैं तो हम न्यूट्रो फोर्स के रूप में होते हैं। जैसे रज और तम और सत्व 3 गुण हैं भारतीय दर्शन में, तो रज जब निर्माण की प्रक्रिया तो रज है, तम नष्ट होने की प्रक्रिया है और सत्व है। तो जो सत्व माने सबसे अच्छे विचार, आचार विचार। तो जब हम पूजा या दर्शन या उसमें भक्ति भाव में संलग्न होते हैं तो हम उस समय हमारे अंदर ही वो सत्व गुण की सृष्टि होती है। जब हम राजसी या उस तरह की चीजें करते हैं जिसमें हम बहुत सुख सुविधाएं क्रिएट करना चाहते हैं तो हम रजोगुण की सृष्टि करते हैं, रजोगुण हमारे अंदर होता है।
और जब हम बिल्कुल पार्श्विक विचारों को, पशुवत विचारों को अपने अंदर समाहित करते हैं, तब हम तमोगुण से आवृत होते हैं। तो वहां भी कंसेप्ट वही है, इन्होंने भी वही कंसेप्ट लिया। तो कंसेप्चुअली सब बराबर थे, और इसीलिए भारतीय दर्शन का जो मूल आधार है वही ट्राई ओरिजिन थ्योरी में प्रस्फुटित हुआ है। कदाचित अगर प्रोफेसर पार्कजीवू भारतवर्ष में नहीं आए होते, भारतीय दर्शन का अध्ययन नहीं किया होता, तो कदाचित इस सिद्धांत की रचना भी नहीं हो पाती, क्योंकि सारा कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो नया है और पुराना नहीं था। जो हमारे भारतीय दर्शन नहीं था, कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है, चाहे वो सुजोग थ्योरी हो और चाहे ट्राई ओरिजिन सिद्धांत हो, सब पढ़िए। हम लोग अपनी बात अपनी भाषा में कह रहे थे, उन्होंने इसी चीज को कह दिया। हम लोग कह रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि करते हैं, वो सृष्टि करते हैं, वो पालन करते हैं, वो रचना करते हैं, वो संहार करते हैं। उन्होंने भी वही कह दिया कि ये फोर्सेस हैं। तो इसलिए मूल आधार वही है, उसको शब्दबद्ध अलग से किया हुआ और वो प्रचलित हुआ, इसलिए कि उन्होंने उसको इंटरनेशनली काफी उसको आगे बढ़ाया। तो ये हम लोग का एक ये कंसेप्ट आया, इसी से हमारा वो लीनियर मेरिडियन का। इसीलिए हम लोग हेट्रो वाले को याद करिए, हेट्रो माने यांग, तो हमने यांग को कहां रखा था, याद करिए, यांग को हमने कहां रखा था, सबसे ऊपर में सर। हाँ, वात जॉइंट में रखा था ना। और तो कहा कि वात जॉइंट में जो यांग है, तो अगर यांग को हम लोग कभी करना हो, तो हम लोग ट्रीटमेंट करना हो, तो हम लोग कहते थे वर्टिकल मेरिडियन में करिए, कहा ना। तो वर्टिकल माने यांग, हेट्रो माने वर्टिकल, हेट्रो माने वर्टिकल। फिर हम लोगों ने कहा कि अगर कोई होमो फोर्स है, तो होमो माने इन, तो हमने कहा था नीचे रखा था, मान लीजिए किडनी रखा या लीवर रखा, तो लीवर को हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, अगर लीवर का करें तो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की रचना करिए, कहा था ना। अगर ट्रीटमेंट करना हो इनका, तो हम लोगों ने कहा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कि उसको कहां पर करिए ट्रीटमेंट, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में करिए। तो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन माने होमो मेरिडियन, बोलिए हाँ या ना। अनिल शर्मा मैडम, पब्लिशिंग, ये था कि बोलिए, ऐसे तो है ये जो सर्कुलर है, एक सर्किल है। और जब स्पाइरल की बात आप कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा स्पाइरल माने कहा, इनको क्या कहा, न्यूट्रो फोर्स, ये बैलेंसिंग फोर्स है। जो स्पाइरल में हम लोगों ने उसको क्या कहा था वहां पर, टिश्यू मेरिडियन। वात पित्त, पित्त कहा ना, तो पित्त को हम लोग टिश्यू मेरिडियन कहा ना, कि जो टिश्यू है कोई भी गुण वाला हो तो इसमें करिए। इसीलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया बीच वाले को, और इसको कहा गया कि कंट्रोलर दोनों का, होमो हेट्रो का कंट्रोलर है। देखिए इस वाले में होमो के भी गुण है, हेट्रो के भी गुण है, और बिंद वाले भी गुण है, उसमें सारी तेरह फोर्सेस हैं। न्यूट्रो में न्यूट्रो का पावर भी है, होमो की पावर भी है, और हेट्रो की पावर भी है। तो यहीं से, इसी सिद्धांत के आधार पर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन और स्पाइरल मेरिडियन की सृष्टि हुई। ये जो आधार है वो यहाँ पर छिपा हुआ है। इसको दो लाइनों में केवल लिखा गया है। वो दो लाइनें चूंकि वो आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं, तो दो लाइनों से ही पूरी बात स्पष्ट नहीं होती है। ये इस सिद्धांत के अनुसार, इस ट्राइवर्जन थ्योरी के आधार पर वो बात सही साबित होती है कि इसी से आधार हम लोग लिया। तो हम लोग जो है पुनः खेमका सर को याद करते हैं, और उन्होंने जो हम लोग को ज्ञान दिया उसको हम लोग ट्रांसफर करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसको रोकना भी नहीं चाहिए। और जब वो बाहर बढ़ेगी तो एक सिस्टम क्रिएट होगा, एक लीनियर डेवलपमेंट होगा, और हम लोग एक दूसरे से बात पहुंचा पाएंगे, और तभी खेमका सर के सपने पूरे होंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 3-4 मिनट का ब्रेक देते हैं, फिर हम लोग आते हैं। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हो गए हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं। सेमेस्टर 3 गवंडे जी कल शुरू हो रही है।